ओके, तो जिन लोगों का फर्स्ट सेशन है, जिन्होंने कल सेशन नहीं देखा था, तो वो इस चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके डेटा एनालिस्ट B1 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं इसमें ही डालूंगा। ओके, इस प्लेलिस्ट में लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 इस नाम से आपको इस प्लेलिस्ट में 1 by 1 रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट मी ऑन रिकॉर्डिंग। ओके, आई हैव ऑलरेडी ऑन। क्या ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो कल हमने एजेंडा डिस्कस किया था, उसमें मैंने कुछ टर्म्स के नाम दिए थे, लाइक डेटा वेयर हाउस, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एंड ETL एंड ETL concepts and ETL and BI tools। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो मेन इसके टर्म्स हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको सबसे पहले इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि डेटा वेयर हाउस एग्जैक्टली क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि ये टर्म्स आप सुनते रहोगे अगर आप इस फील्ड में जाओगे। ओके, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा वेयर हाउस से। और लेट मी ओपन वन PPT फॉर दिस। या ओके, सो डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस जो है इस सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा obtained from a variety of different sources made available to end users in a way that can understand and use in a business context। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जनरली आप जब भी BI रिपोर्टिंग करते हो, तो BI रिपोर्टिंग से पहले आपको डेटा वेयर हाउस बनाना होता है। तो वेयर हाउस जनरली, वेयर हाउस टर्म का किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे हम चीजों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब वो वेयर हाउस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं तो वो डेटा वेयर हाउस में। ओके, अब एक्चुअल में होगा क्या कि जब आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, तो वहां पर जो आपका डेटा का सोर्स होगा वो एक नहीं होगा, वो हेटेरोजीनियस होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। हेटेरोजीनियस मतलब मल्टीपल सोर्सेस से आपका डेटा आ रहा होगा। बेसिकली कुछ सोर्स हो सकता है आपका CRM से डेटा आ रहा हो, कुछ शेयर पॉइंट से आ रहा हो, कुछ डेटाबेस DBMS से आ रहा हो किसी। तो दे आर डिफरेंट डेटाबेसेस, SQL सर्वर, ओरेकल, तो अलग अलग डेटाबेस आ रहा हो, तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ डेटा कनेक्टर्स। तो डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन क्या है? कॉपर रोटेरिंग बिल्ला कॉपर किंदले गाइस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो डेटा वेयर हाउस आपको बनाना होता है सबसे पहले। तो अब एक्चुअली डेटा वेयर हाउस का क्या पर्पज हुआ कि आपका सबसे पहले जो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आ रहा है, आपको वो एक जगह कलेक्ट करके इकट्ठा करना। ओके, अब जो जब आपका डेटा वेयर हाउस आप जब बनाओगे रियल टाइम एनवायरनमेंट में, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो एक्चुअल में होगा क्या, उसके लिए मैं आप एक फ्लो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आपका जो डेटा वेयर हाउस
जब आप बनाओगे तो आपका ये जो आप ये देख रहे हो, एसक्यूएल ये डेटाबेस का नाम है, ओरेकल ये भी एक डेटाबेस का नाम है, ये फ्लैट फाइल्स, एक्सेल फाइल्स एंड अदर्स, यू तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस हो गए। तो आप इसमें क्या करोगे, आप डिफरेंट डेटा सोर्सेस से डेटा लोगे। डेटा लेने के बाद आप कोई ETL टूल यूज करोगे। अब ETL क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। एंड ETL टूल को यूज करके आप अपना डेटा वेयर हाउस बनाओ। जब आपके डेटा वेयर हाउस में डेटा आ जाएगा उसके बाद आप बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करोगे। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होता है, बेसिकली आप रिपोर्टिंग बनाते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। ओके, तो बिजनेस जब आपका डेटा आ गया डेटा वेयर हाउस में, तो आप क्या करोगे, आप उस पे डेटा इंजीनियरिंग का काम हो गया ये। अब जो काम होता है वो आता है डेटा एनालिस्ट का एंड डेटा साइंटिस्ट का। तो जनरली आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी। तो डेटा एनालिस्ट जो होगा वो उस डेटा पे रिपोर्टिंग कर सकता है। ओके, अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई, आपका डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आया एंड डेटा वेयर हाउस में गया, तो इस प्रोसेस को करते हैं हम ETL की हेल्प से। अब ETL क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ETL होता है, ETL की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो E फॉर एक्सट्रैक्ट एंड T फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L फॉर लोड। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जब आप डेटा वेयर हाउस बना रहे होते हो, जो मैंने अभी आपको फ्लो डायग्राम दिखाया, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब अलग अलग सोर्सेस से डेटा लेते हो। ओके, तो आपको कनेक्टर्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लेट से क्या क्रेडेंशियल है, किस सोर्स से डेटा लेना है, लेट से किसी API से लेना है तो उसकी लिंक मिल जाती है, किसी डेटाबेस से लेना है तो उसकी सर्वर डिटेल्स मिल जाती है, एक्सेल फाइल से लेना है तो जो उसकी फाइल शेयर की लोकेशन होती है वो मिल जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट की साइड से मिल जाती है। उसके बाद जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेकंड पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका कि आपको जो रिक्वायर्ड कॉलम है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वही डेटा आपको आगे ले जाना है, आपको सारा डेटा आगे नहीं ले जाना। तो उसके लिए आप डेटा क्लीनिंग करते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन में जनरली हम क्या करते हैं, हो सकता है आपकी कोई टेबल हो, उसमें लेट से 200 कॉलम्स हो, बट आपको 50 कॉलम्स नहीं चाहिए या 100 कॉलम्स नहीं चाहिए, तो वो आप 100 कॉलम ही ले जाते हो। या फिर हो सकता है आपको दो चार टेबल का डेटा एक टेबल में मर्ज करके ले जाना हो, तो उसके लिए SQL की कुछ टर्म्स होती है जॉइन, तो हम उनका यूज करके ले जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, है ना, और डेटा कन्वर्जन करते हैं एंड दे आर डिफरेंट ऑपरेशन। तो अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आई एम जस्ट गिविंग हाई लेवल इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद आप लोड कर देते हो डेटा डेटा वेयर हाउस में। तो इसमें जनरली हमारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, स्टेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा वेयर हाउस। तो ये कंपनी टू कंपनी एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कोई कोई जो लोग होते हैं वो स्टेजिंग एंड डेटा वेयर हाउस ही यूज करते हैं। ओके, कोई स्टेजिंग यूज नहीं करता, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा वेयर हाउस भी यूज करते हैं। बट जनरली हम ये तीन लेयर यूज करते हैं। अब एक्चुअल में ये होता क्या है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टेजिंग का मतलब ये होता है, स्टेजिंग इज नथिंग, ये जस्ट मैंने नाम दिया है, हम स्टेजिंग बोलते हैं उसको। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ रहा है, आप एक डेटाबेस बनाओगे स्टेजिंग नाम का, और उसमें सारी जो भी डेटा आ रहा है सब डेटा डंप कर दो। ओके, अब आपका एज इट इज, लेट से आपके कोई 5 सोर्स थे अलग अलग, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, SQL सर्वर, कोई फ्लैट फाइल, कोई ओरेकल डेटाबेस से आता। तो आपका स्टेजिंग में एज इट इज अब क्या हुआ, आपके जो हेटेरोजेनियस 5 सोर्स थे उनमें से आपका जो आपके एंड पे डेटा वेयर हाउस है, बेसिकली जो आपके एंड पे डेटाबेस है उसमें डेटा आ गया जिसका नाम था स्टेजिंग। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डेटाबेस जिसमें आपने सब जगह से कलेक्ट करके एक जगह डेटा डंप कर दिया। अब
इसमें नॉर्मल डेटा डंप हो गया। सेकंड प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अब हो सकता है इसमें स्टेजिंग में हमने पूरा डेटा एज इट इज ले लिया, हो सकता है स्टेजिंग में कोई हमारी 50 टेबल्स हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन में बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको लेट से 30 या 40 टेबल्स चाहिए और उनको भी कंबाइन करके चाहिए। तो वो पार्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं और फिर एट द एंड हम डेटा वेयर हाउस में हम डेटा लोड करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस में बेसिकली हमारा डेटा लोड हो जाता है पूरा, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड फिर हम ऑन द टॉप ऑफ इट बीआई रिपोर्टिंग का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेटा वेयर हाउसिंग का हाई लेवल इंफॉर्मेशन, जो कि आप जनरली सुनोगे। अब एक्चुअल में आपने बिजनेस इंटेलिजेंस भी सुना होगा, तो डेटा वेयर हाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस आपस में रिलेटेड है। तो बीआई हम बेसिकली DWH BI बोलते हैं, DWH एंड BI। एंड कोई कोई आपको ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा DWBI। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन होकर बेसिकली किसी रिपोर्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए हम DWBI भी आप ये टर्म सुन लोगे। अब BI में क्या होगा, आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है उसके अंदर आते हैं आपके डेटा विजुअलाइजेशन टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए, कि जो डेटा आ गया, अब डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो बिजनेस को डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हमने कल डिस्कस की थी सेशन में, कि लेट से अगर कोई फ्लिपकार्ट का डेटा है, अगर उनको किसी प्रोडक्ट की सेल्स कंपेरिजन करनी है, क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स कंपेरिजन करनी है, टॉप 5 कस्टमर्स देखने हैं, तो इस तरह। ओके। तो अब आपको जो टर्म्स हमने डिस्कस की थी DWH BI एंड ETL, तो आई होप ये क्लियर होगी। किसी ने बोला था ETL, एक बार और रिपीट करूं तो ETL बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है आपको डिफरेंट सोर्सेज से डेटा, एंड ट्रांसफॉर्म करना है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा क्लीन करनी है, लोड करना है डेटा वेयर। अब डेटा वेयर हाउस में जब एक बार डेटा लोड हो गया, तो ऑन द टॉप ऑफ इट आप पावर बीआई टूल, रिपोर्टिंग टूल यूज कर सकते हैं। पावर बीआई बहुत फेमस टूल है, इस पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। ओके। अब डेटा वेयर हाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस लिंक क्यों है? क्योंकि कोई कोई सोर्सेस में ऐसा भी होता है, जैसे एक्सेल और CSV है। अब उसमें अगर हमको डायरेक्ट हमको सोर्स एजेंट सोर्स मिल रही है एक्सेल एंड CSV, हमको बहुत ज्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने, तो कुछ लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम वहां पर भी उसको भी बीआई को एजेंट स्टोरेज और एजेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज यूज करते हैं। बट जनरली हमको ETL पार्ट करना होता है, तो उसके लिए हम ETL टूल्स यूज करते हैं। तो जब हम कोई डेटा वेयर हाउस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमारे ETL टूल्स यूज होते हैं एंड BI टूल्स यूज होते हैं। तो अब हम कॉमन ETL टूल्स की बात कर लेते हैं। तो जो कॉमन ETL टूल्स थे अब तक, वो थे SSIS, इन्फॉर्मेटिका। ये मैं आपको इंडस्ट्री में जो टूल होते हैं उनका नाम बता रहा हूँ। कॉग्नोज, टैलेंट, ये फेमस ETL टूल जो पहले यूज होते थे, अभी भी कुछ कंपनी यूज कर रही है, बहुत कम कंपनी यूज कर रही है। ओके। तो अब इसको रिप्लेस होकर क्या आया है, मैं उसकी भी आपको हाई लेवल इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये ऑन प्रेमाइसिस ETL टूल्स थे, अब इनको रिप्लेस होके कंपनियां यूज कर रही हैं एज्योर, AWS एंड गूगल क्लाउड। तो जनरली आपने क्लाउड ये जो टर्म है आजकल आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो अब जो है ETL टूल, वो एज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, ये मोस्टली यूज होते हैं। तो ये जो है ये है मॉडर्न ETL टूल्स। ओके। अभी भी कुछ कंपनी जो जिनके पुराने प्रोजेक्ट हैं, तो वो अभी भी कुछ कंपनियां ये यूज कर रही हैं, बट हाँ मोस्टली कंपनी आर यूजिंग दिस एज्योर, AWS एंड गूगल। तो ये हो गए आपके ETL टूल। अब आप ETL टूल का मतलब समझ गए। ETL टूल का मतलब होता है कि डेटा को डेटा वेयर हाउस में ले जा। ओके। अब समझते हैं, जब डेटा वेयर हाउस में डेटा आ गया तो BI टूल्स आते हैं। अब BI टूल्स, उसको हम डेटा विजुअलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका,
इसमें विजुअलाइजेशन टूल होते हैं जो कि पावर बीआई जो एक मार्केट लीडर है। मैं ये चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पावर बीआई I'll say 60-70% कंपनीज आर यूजिंग पावर बीआई। ओके, तो पावर बीआई का बहुत यूज हो रहा है, क्लिकव्यू एंड क्विकसाइट। तो ये आपके बीआई टूल्स हैं। तो इनकी हेल्प से, इन ईटीएल टूल्स की हेल्प से आपका डेटा वेयर हाउस में आ जाता है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है वो इसकी हेल्प से होती है, इन टूल की हेल्प से। ओके, तो आप अगर ये आर्किटेक्चर देख रहे हो तो ईटीएल जैसे एसएसआईएस है, तो ऐसे ही अदर इन्फॉर्मेट का या कॉग्नोस, उससे डेटा वेयर हाउस में डेटा आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी वो होगी आपकी पावर बीआई एंड टैबलो। तो इन रिपोर्ट वाले पार्ट को आप पावर बीआई टैबलो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा एक तरह से फ्लो डायग्राम है एक किसी भी डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। ओके, आप कोई भी अगर आईआरसीटीसी है, जैसे मैकडी है, आप कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा यूएस में, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, सबका वेयर हाउस है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सबका वेयर हाउस। तो उनका जो हाई लेवल फ्लो डायग्राम है वो यही है कि उनके डिफरेंट सोर्सेस होंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न ईटीएल टूल डेटा उनका डंप हो रहा होगा एंड उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। एसएसआईएस मींस, एसएसआईएस एक ईटीएल टूल का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन, जो कि जनरली मोस्टली आने वाले टाइम में यूज शायद नहीं होगा क्योंकि अभी 10-20% ही रह गया है उसका यूज। अब वो रिप्लेस हो गया है एज़्योर से, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर से। ओके, यस, किसी ने कुछ बोला? ओके, नाउ लेट्स कम बैक ऑन पावर बीआई, जो हमने यहाँ कल तक डिस्कस किया था उसके आगे हम पावर बीआई का आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। ओके, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है पावर बीआई के, हमने विजुअलाइजेशन, डेटा सेट्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पावर बीआई के। ओके, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका डेटा जो होगा इस तरह के फॉर्मेट में होगा और विजुअलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन आपका डेटा इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इंपोर्ट वीएस डायरेक्ट क्वेरी की। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन 4 पॉइंटों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है पावर बीआई के वो क्या क्या है? तो जो एवरीथिंग यू डू इन पावर बीआई कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। A good understanding of these building blocks would help you understand concept and will let you create detailed and complex report. तो फर्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा is called visualization. For example, a chart or graph can be used to represent data visually. Power BI gives you different visualization which keeps getting updated with time. तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो डेटा होता है वो रो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, रो एंड कॉलम के। अब आपको उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना होता है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। एंड विजुअलाइजेशन के देयर आर डिफरेंट टाइप, जैसे कि मैप रिप्रेजेंटेशन, कार्ड विजुअलाइजेशन, स्टैक्ड एरिया चार्ट, ट्री मैप एंड पाई चार्ट। तो ये 5 यहाँ पर मेंशन है, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट। ओके, तो जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इनको, हम एक एक विजुअल्स को क्रिएट करके भी देखेंगे जो भी कॉमनली यूज होते हैं। एंड ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, प्लस न्यू न्यू विजुअल्स भी ऐड होते हैं। सेकंड, तो ये थे अपने विजुअल्स, ये कार्ड है आपका, ये मैप है, ये पाई चार्ट है। सेकंड इज डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट ये होता है कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, आपका डेटा क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे एसक्यूएल एक डेटा बेस है, ओरेकल एक डेटाबेस है, एंड देयर आर डिफरेंट डेटाबेसेस।
तो वहां पर जो टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा रखा है उसको हम डेटा सेट बोलेंगे। एक्सेल या सीएसवी में जो आपका डेटा है उसको हम डेटा सेट बोलेंगे। तो डेटा सेट इज नथिंग, डेटा सेट कहाँ पर आपका जो डेटा है वो है, कहाँ पे मेंशन है, किस कौन सा आपका डेटा सोर्स है। तो उस डेटा को हम कलेक्ट करके विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। ओके, एंड अगर आप ये नीचे वाला रीड करोगे, फॉर एग्जांपल यू कैन पुल टुगेदर डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेस। तो जरूरी नहीं है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे और प्रोजेक्ट वास्ट होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डेटा है वो एक सोर्स से नहीं आ रहा होगा, हेटेरोजेनियस सोर्सेस से आ रहा होगा। तो आप मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट कर लोगे एंड उसके बाद विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका डेटा आएगा। एंड उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, जब पावर बीआई में हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस में ऑप्शन होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका एक ही पेज में सारे विजुअल्स आ जाए। जब आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आपका अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको मल्टीपल विजुअल्स बनाने पड़ेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक पेज में सब कुछ आ जाए। तो जब हम मल्टीपल पेजेस पे रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक report. A collection of visualization that appear together on one or more page is a report in Power BI. Okay, it is a collection of items that are related to one another. Basically अलग अलग पेजेस obviously रिलेट करेंगे क्योंकि वो सेम डेटा सेट पे है। ओके, यू कैन क्रिएट विजुअलाइजेशन ऑन मल्टीपल डिफरेंट पेजेस इफ नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर मान के चलो कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है तो इट्स नॉट नेसेसरी आपको मल्टीपल पेजेस क्रिएट ही करने हो, इट डिपेंड्स। ओके, तो इस तरीके से आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो पेज 1 पेज 2, तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारी चीजें। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इज नथिंग, आपका जो डैशबोर्ड होगा वो जनरली एक पेज पर होगा, उसमें हम समरी लेवल और की इंफॉर्मेशन बेसिकली हम शो करते हैं। जो कोई बिजनेस यूजर है, जो कोई हायर लेवल मैनेजमेंट है, कंपनी का सीईओ है, तो उनपे इतना टाइम नहीं रहता कि वो एक एक पेज पे इंफॉर्मेशन जाके देखेंगे, वो केवल हाई लेवल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो उनके लिए हम डैशबोर्ड बनाते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, जनरली हम जो भी आपकी रिपोर्ट है, जैसे जो भी आपके मल्टीपल पेजेस है उसमें जो भी की इंफॉर्मेशन है उसको हम एक ही पेज पे शो कर देंगे एंड उसी को हम डैशबोर्ड बोलेंगे। ओके, अब ये है इंपोर्ट बीएस डायरेक्ट क्वेरी। अब ये क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जब हम पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो हमारे पास कनेक्शन मोड होते हैं कि आपको किस तरह का कनेक्शन चूज करना है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिंस आप अगर पावर बीआई फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में करने का डिस्कस करने का देयर इज नो पॉइंट। बट ऑन एट अ हाई लेवल जो इम्पोर्ट कनेक्शन होता है वो क्या करता है, आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर करता है, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल पे स्टोर करता है। तो जब भी आप इंपोर्ट कनेक्शन यूज करते हो, जब भी आप बेसिकली कोई एसक्यूएल सर्वर वगैरह से कनेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आपको इंपोर्ट मोड यूज करना है या डायरेक्ट क्वेरी। इंपोर्ट मोड का मतलब होगा आपका कि आपका डेटा जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल पे स्टोर हो जाएगा और आपका डेटा वो है वो कैसे में रहेगा। एंड डायरेक्ट क्वेरी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो आपका जो भी आपका जैसे एसक्यूएल सर्वर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो वहीं पर डेटा रहेगा। तो जब भी आप कनेक्ट करोगे आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर से ही आएगा। बट इंपोर्ट मोड में आपको बस फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपका वो डेटा पावर बीआई कैसे में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अगेन दोनों के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। बट हाँ, इंपोर्ट इज प्रेफरेबल, बट इंपोर्ट की कुछ लिमिटेशन है। अगर आप पावर बीआई का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो इंपोर्ट कनेक्शन जो होगा उसमें आप 1 GB तक ही डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आप प्रो वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब पेड वर्जन यूज कर रहे हो, तो उसमें 10 GB तक आपके पास लिमिटेशन है। ओके, इंपोर्ट जो है वो फास्टर है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो इंपोर्ट ही हम यूज करेंगे। एक और ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कितने तरह के मोड होते हैं, तो दे आर 3: इंपोर्ट, डायरेक्ट क्वेरी एंड अनदर वन इज लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन क्या होता है, लाइव कनेक्शन हम एक एसएसएएस होता है जो एक बीआई का ही टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है एसएसएएस। जब हम वो यूज करते हैं उसके साथ हम लाइव कनेक्शन यूज करते हैं। ओके, तो अगेन
कितने तरह के कनेक्शन होते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो। देयर आर 3 इम्पोर्ट, डायरेक्ट क्वेरी एंड लाइव कनेक्शन। अब ये जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, इम्पोर्ट एंड मोस्टली यूज जो होता है वो इम्पोर्ट होता है। एंड हम कंपोजिट भी यूज कर लेते हैं। कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई सोर्स हम, किसी सोर्स में हम इम्पोर्ट यूज कर रहे हैं, किसी में लाइव कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। ओके। पर अगर ऐसा है कि आपका 10 GB से ज्यादा डेटा है, आपका डेटा बहुत यूज है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट क्वेरी भी यूज करना होगा। अब इसमें जैसे कि ये इंपोर्ट की साइज की लिमिटेशन जैसे मैंने बताई थी, 1 GB पर डेटा सेट। आपका 1 GB से ज्यादा डेटा सेट नहीं होना चाहिए। फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, अगर पेड वर्जन होगा तो 10 GB होगा। डायरेक्ट क्वेरी में कोई लिमिटेशन नहीं है। डेटा सोर्स जब आप इंपोर्ट यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल सोर्सेस यूज कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हो तो डेटा मस्ट कम फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। परफॉर्मेंस ओबियसली इंपोर्ट की ज्यादा रहेगी, क्योंकि इंपोर्ट में क्या होता है, आपका डेटा क्लाउड में कैसे में स्टोर रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगर इंपोर्ट मोड यूज कर रहे हो, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो फास्टर होगी नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे। एंड ये डिपेंड करता है आपका डेटा सोर्स पे एंड रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेरी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपका एसक्यूएल सर्वर कोई डेटाबेस है, आप उसमें डायरेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हो। अब जो आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, वो जरूरी नहीं है उस समय आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से केवल पावर बीआई ही कनेक्ट कर रहे हो। ओके। हो सकता है आपकी अदर भी कोई एप्लीकेशन हो, आपकी कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, है ना, आपकी कोई और ऐप ऐप 2, ऐप 3। तो देयर आर मल्टीपल ऐप जो आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही हो, एंड पावर बीआई भी इंटरेक्ट कर रहा हो। तो अब ये क्या हो गया, 4 ऐप आपके एसक्यूएल से इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है। तो अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी कि ये जो चारों ऐप इंटरेक्ट कर रही है, तो ये रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इट्स डिपेंड। अब हो सकता है कोई एक ही ऐप इंटरेक्ट कर रही हो तो ऑब्वियसली स्पीड फास्टर होगी, बट हाँ, मोस्टली केसेस में स्पीड स्लो ही होगी। इसलिए हम इंपोर्ट कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। डेटा चेंजेस इन द अंडरलाइंग डेटा not reflected, required to do a manual refresh in Power BI dashboard and republish the report on schedule refresh। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका डेटा पावर बीआई कैसे में आ गया, बट आपके सपोज डेटाबेस में कोई नया डेटा है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपका कैसे में डेटा है। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट मोड में क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई में एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा, तो रिफ्रेश करके डेटा आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, रिक्वायर्ड टू डू ए मैनुअल रिफ्रेश इन पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके। एंड इसमें क्या होगा, आपका जो डायरेक्ट क्वेरी है, पावर बीआई कैचेस द डेटा फॉर बेटर परफॉर्मेंस, सो इट इज नेसेसरी टू रिफ्रेश टू एंश्योर द लेटेस्ट डेटा। ओके। नाउ शेड्यूल रिफ्रेश मैक्सिमम 8 शेड्यूल पर डे कर सकते हो आप इंपोर्ट में, एंड डायरेक्ट में शेड्यूल कर सकते हो एवरी 15 मिनट्स। पावर बीआई गेटवे जो है वो ओनली रिक्वायर टू गेट लेटेस्ट डेटा फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस सोर्सेस, मतलब ऑन प्रेमाइसेस जो पावर बीआई गेटवे है, वो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है सपोर्ट करता है ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन इंपोर्ट मोड, बट जो डायरेक्ट क्वेरी होती है उसकी कुछ कुछ लिमिटेशन है। वो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बट कुछ लिमिटेशंस रहती है। डेटा मॉडलिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, अगेन डायरेक्ट क्वेरी में कुछ लिमिटेशन है। ओके। डेक्स एक्सप्रेस, डेक्स क्या है, डेक्स एक्चुअली पावर बीआई की लैंग्वेज है। जैसे आपने लैंग्वेज ये नाम सुना होगा, C++। ओके। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह की डेक्स भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पावर बीआई के अंदर यूज होती है। मतलब आपने रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट डैशबोर्ड बना लिया। अब डैशबोर्ड बनाने के बाद जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हो, तो आपको ना बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी करना रहता है। बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस कस्टमाइजेशन के लिए हम पावर बीआई की डेक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं, और डेक्स में हम फॉर्मूले लिखते हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए, अलग अलग केपीआई और मेजर्स बनाने के लिए। ओके। सो इट इज नॉट दैट मच इजी कि आपने सुना होगा
जो मल्टीपल लोग होते हैं बोलते हैं 4 घंटे में आप डैशबोर्ड बना लोगे। आप 4 घंटे में डैशबोर्ड तो बना लोगे, लेकिन आप सिंपल डैशबोर्ड बना लोगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जिनको बेसिकली जिनका पैकेज होता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, तो वो केवल सिंपल डैशबोर्ड नहीं बनाते, उसमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो आपको जो मैं भी एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग कराऊंगा कवर, मैं आपको एक लेवल तक कवर कराऊंगा कि आप पावर बीआई सीख जाओगे कि कौन कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद जो डेक्स होंगे उसके मैं वीडियोज अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ओके, बट उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, मैं आपको एक एक चीज मतलब हाई लेवल पे जो कॉमन चीज है वो बता सकता हूँ, बट डेक्स में अंदर आपको ही एंटर करना होगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो 1-2 ईयर एक्सपीरियंस पे आपसे बहुत ज्यादा डेक्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एंड आपका बहुत ज्यादा पैकेज भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 से 6 LP आपको पैकेज मिल सकता है। उसके बाद जितना जितना आप डेक्स में अंदर जाओगे, ओके, डेक्स भी मैं जो बेसिक फंक्शन है वो मैं कवर करूंगा जो फ्रेशर लेवल पे जनरली, जिससे आपकी जॉब के लिए काम हो जाएगा। जो फ्रेशर है बेसिकली फ्रेशर से 1 ईयर 1 से 2 ईयर इवन एक्सपीरियंस है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो डेस्क इसमें इतने कवर नहीं होंगे, वो आप मेरे वीडियो से आगे सीख सकते हो। ओके, एंड और डिफरेंट सिनेरियो बेसिस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट सिनेरियोज पे काम कर सकते हो, उससे सीख सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई। अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करते हैं, एंड सिंस मैंने ये बोला था कि इस क्लास में हम प्रैक्टिकल ही मोस्टली डिस्कस करेंगे, थ्योरी पार्ट बहुत कम होगा। बट इतना थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट था कि जब हम किसी चीज को करने जा रहे हैं तो उसकी जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन टर्म्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। लोग 2-2 3-3 साल बाद कंफ्यूज होते रहते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या है या बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, ETL क्या है। तो इसलिए ये जो कॉमन टर्म्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे आप एंट्री करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि डेटा वेयर हाउस आखिर है क्या, ETL के टूल्स कौन कौन से होते हैं, BI के टूल्स कौन कौन से होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। दैट्स द रीजन मैंने ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की। बट अब मेजरली हम प्रैक्टिकल चीजें ही करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। एक चीज और मिस हो गई, उसे हम बोलते हैं डेटा मार्ट। आप इस टर्म को भी सुनो। तो डेटा मार्ट क्या होता है? एक्चुअली डेटा मार्ट जो होता है वो होता है आपका सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छे से एग्जांपल के साथ। जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ओके, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेट से एक मान लो इन्फोसिस है या SCL है कोई, आपको उसका डेटा वेयर हाउस बना। अब उसका डेटा वेयर हाउस में आपके अलग अलग मॉड्यूल होंगे। अलग अलग मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ कि आपका एक जो मॉड्यूल हो गया वो HR से रिलेटेड होगा, एक किसी अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, सेल्स से रिलेटेड होगा, एक किसी अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम डेटा मार्ट बोलते हैं। तो डेटा मार्ट इज ए सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो जब आप काम करोगे, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा मार्ट एंड डेटा वेयर हाउस, तो आप बोल सकते हो कि जो डेटा मार्ट है वो सबसेट है, मल्टीपल डेटा मार्ट मिलके एक डेटा वेयर हाउस बनता है। तो एक डेटा वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल डेटा मार्ट हो सकते हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल भी दे सकते हो जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, IT डिपार्टमेंट, HR, सेल्स, सबका अलग अलग मॉड्यूल। तो उनके लेवल पे हम उनको मर्ज करके इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करेंगे, बेसिकली रिपोर्टिंग करेंगे। तो दिस इज अबाउट द डेटा मार्ट। ना लेट्स डिस्कस ऑन पावर BI। तो पावर BI डेस्कटॉप हम ओपन कर लेते हैं। आई होप पावर BI डेस्कटॉप मल्टीपल लोगों ने कर लिया होगा डाउनलोड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब तो हमारी सेकंड क्लास है, एंड मैंने पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी थी, तो आप सब लोगों ने कर लिया हो। ओके, तो हम मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक एक्सेल, CSV, SQL।
तो इनिशियली हम कोई बंटू सोर्स लेंगे एंड उसके बाद हम पावर बीआई की डिफरेंट फंक्शनलिटीज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये ओपन हो रहा है। इट माइट टेक सम टाइम, मीन बाय लेट मी ओपन द फाइल एज वेल। यस ब्रदर, यू कैन गो, आप जा सकते हो एंड उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो लेट मी ओपन एक्चुअली अनदर फाइल। ये मैंने एग्जांपल के लिए रखी है, तो आई टेल यू द पर्पज ऑफ बोथ फाइल। ओके, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक डेटा सेट है ना। अब इसको, इस डेटा सेट को यूज करते करके हमको विजुअलाइजेशन बनाना है। तो ये जो हमारा डेटा है वो रो एंड टेबल के फॉर्मेट में है। तो ये सेल्स का सुपरमार्केट का ये डेटा सेट है। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी सेल्स सुपरमार्केट से रिलेट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से। तो ये डेटा हमने बहुत लेस डेटा लिया है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेस डेटा से ही हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एंड हम फ्री वर्जन भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें आप डेटा देखोगे तो आप इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है एक एक कस्टमर की। ओके, कि कस्टमर का नाम क्या था, उसने कौन सी ऑर्डर आईडी जनरेट हुई, उसने किस डेट को ऑर्डर किया था, कब वो शिप हुआ। ओके, उसका शिप मोड क्या था, कस्टमर की आईडी क्या थी, नेम क्या था, किस सेगमेंट का प्रोडक्ट था, किस कंट्री में था, सिटी में था, एंड उसकी स्टेट क्या थी, पोस्टल कोड और किस रीजन से था, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एंड उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, कितनी सेल्स हुई, कितनी क्वांटिटी परचेज करी, कितना डिस्काउंट था और कितना प्रॉफिट हुआ। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या ऑफलाइन भी आप जाके करते हो डीमार्ट वगैरह से, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाती है पूरी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जब यू नो इतना, जब मंथ बेसिस पे डेटा जाएगा और उस स्टोर, उसके मल्टीपल स्टोर्स हैं। अगर आप डीमार्ट का भी एग्जांपल लोगे तो डीमार्ट के कितने सारे स्टोर्स, तो ये जो कस्टमर्स हैं वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हो जाते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एनालिसिस ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सेल। तो इसके लिए ही हमको डेटा वेयर हाउस एंड बीआई रिपोर्टिंग का यूज करना होता है। तो आप सपोज इसमें अगर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है, लेट्स से आपको ये निकालनी है कंट्री वाइज सेल्स, तो आप कैसे निकालोगे? आपको मतलब यहाँ पे इट्स डिफिकल्ट कि आप बार बार फिल्टर करोगे, फिल्टर में कंट्री सिलेक्ट करोगे, फिर देखो कितनी सेल्स है। या आपको लेट्स से आपको स्टेट पे फिल्टर करना है कि भाई फ्लोरिडा में कितनी सेल्स हुई, तो आप स्टेट पे सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे फ्लोरिडा सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फ्लोरिडा में आपकी कितनी सेल्स हुई, इस तरीके से सिलेक्ट करो। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग हियर। ओके, कि प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल्स हुई, टॉप 5 कस्टमर्स कौन से थे, किस कैटेगरी की सेल्स हुई, मतलब किस कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरी की सबसे ज्यादा सेल्स हुई। सो दे आर मल्टीपल क्वेश्चन विच बिजनेस कैन आस्क। तो आई एम जस्ट गिविंग सिंपल एग्जांपल, क्योंकि आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो रियल टाइम सिनेरियो में भी अगर आप किसी सेल्स पे काम करोगे तो आपकी केपीआई, आपको बेसिकली ये समझना होगा कि बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, तो बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बिजनेस ये देख सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनकी करंट ईयर की सेल्स क्या है। ओके, एंड करंट ईयर की सेल्स के अलावा फिर उनकी लास्ट ईयर की सेल्स क्या थी, एंड उसके कंपैरिजन में क्या हुआ।
मतलब सेल्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि जब आप कुछ डैशबोर्ड्स बनाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम केपीआई और मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हो कि आपकी ईयर एंड मंथ वाइज क्या सेल्स हुई। अगर फ्लिपकार्ट का ही आप एग्जांपल लो तो वो ये देख सकते हैं कि ईयर एंड मंथ वाइज क्या सेल्स है उनकी, किस ईयर में, लेट्स से 2023 में एवरी मंथ में क्या सेल्स है। जो मैंने कल आपको एक ग्राफ भी दिखाया था, 2022 में क्या है, 23 में जैन में क्या है, 22 में क्या है, 21 में क्या है। इस तरह की एनालिसिस कर सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन और पावर बीआई टूल। और इस तरीके से आप सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकते हैं। टॉप 5 कस्टमर। ओके, टॉप 5 कस्टमर्स क्या है। हम ये देख सकते हैं प्रोडक्ट बाय सेल्स क्या है, कि आपकी जो सेल्स हुई वो प्रोडक्ट बाय किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई। आप देख सकते हो रीजन बाय सेल्स क्या है, किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स हुई। तो इससे क्या होगा, बिजनेस को आंसर मिलेंगे, बिजनेस उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। ओके, लेट्स से उसको पता चला कि उसके टॉप 5 कस्टमर्स हैं कोई, तो उनको वो और ज्यादा ऑफर दे सकता है, जो भी उनके टॉप 5 कस्टमर है। उनको पता चला उनका कोई प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, तो वो टॉप 5 प्रोडक्ट देख सकता है, बॉटम 5 प्रोडक्ट देख सकता है। तो जो टॉप 5 प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, अगर उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो वो उनको और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर सकते हैं। बॉटम 5 पे वो देख सकते हैं कि अगर इन पे हम कुछ ऑफर दे दें तो ये इनका बेनिफिट हो जाए, या फिर अगर वो सेल नहीं हो रहे तो उनको डिसकंटिन्यू कर दो। तो दे आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ ये पावर बीआई ओपन हो गया। जब आपका पावर बीआई ओपन हो जाएगा तो आपको इस तरह का यूआई दिखेगा। जो फर्स्ट पेज है वो है आपका रिपोर्ट व्यू। ओके, तो रिपोर्ट व्यू, यहाँ पर आप बेसिकली अपने विजुअलाइजेशन बनाओगे। और आपका राइट हैंड साइड में विजुअलाइजेशन है, ये अलग अलग विजुअलाइजेशन है जो अभी हम बात कर रहे थे, मैप चार्ट, पाई चार्ट। ओके, एंड उसके बाद ये है आपका डेटा। जो भी आप जो हम बात कर रहे थे डेटा सेट की थोड़ी देर पहले, तो जब भी आप डेटा इंपोर्ट करोगे, डेटा सेट लोगे, तो आपका जो डेटा आएगा वो यहाँ पर आता जाएगा लाइन से। लेट्स से डेटा सेट 1, डेटा सेट 2, जो भी आपका नाम होगा, डेटा सेट का नाम आएगा एंड डेटा सेट आता जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेटा सेट आ जाएगा, यहाँ पे आपके विजुअलाइजेशन है, तो आप विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करके जो भी आपका डेटा सेट होगा वो आप यूज कर लो। जो सेकंड टैब है वो है डेटा व्यू का। बेसिकली यहाँ पे आपका डेटा शो होगा। मान के चलो आपके यहाँ 4-5 डेटा सेट है, तो आप क्लिक करोगे पहले पे तो पहला डेटा सेट शो होगा, दूसरे पे क्लिक करोगे तो सेकंड शो होगा। ठीक है, तो जब ये हम करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये है आपका मॉडल व्यू, यहाँ पे आपका डेटा मॉडल दिखेगा कि किस टेबल का किससे क्या रिलेशन। ओके, तो ये है हाई लेवल आपका होगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पेज 1 जो हमने डिस्कस किया था कि जो रिपोर्ट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल पेजेस से। तो आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो जस्ट आप प्लस पे क्लिक करोगे, आपका सेकंड पेज क्रिएट हो गया, प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे, तो इस तरीके से आपका पेज क्रिएट होती है। ओके, अब सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि हमको डेटा को इम्पोर्ट करना है। मतलब हमको यहाँ पे डेटा लाना है तभी तो हम आगे रिपोर्ट बना पाएंगे। तो डेटा को लाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है गेट डेटा। गेट डेटा ये आप देख रहे हो, जो कुछ कॉमन डेटा सोर्स हैं जैसे कि एक्सेल वर्कबुक, जैसे कि आपको पता है अगर आपका कोई एक्सेल है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट। ओके, तो एक्सेल वर्कबुक से आप डेटा को ले सकते हो। उसके बाद आप अगर एसक्यूएल सर्वर डेटा है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। बट आपको और डेटा सोर्सेज देखने हैं तो आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे भी जो कुछ कॉमन डेटा सोर्सेस हैं वो आपके शो हो रहे हैं, लाइक एक्सेल, पावर बीआई, डेटा फ्लो, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट, सीएसवी, ब्लैंक क्वेरी। अब यही डेटा सेट नहीं है केवल 7-8, देयर आर एन नंबर ऑफ कनेक्टर्स। हम मोर पे क्लिक करेंगे, एंड मोर पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ ये सारे हैं हमारे पास डेटा सोर्सेस है पावर बीआई। So with the help of Power BI, you can connect with the multiple data sources. ठीक है, अब
अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का डेटा सोर्स देखना है कि फाइल टाइप में क्या क्या ऑप्शन है, तो आप फाइल पे क्लिक करोगे एंड देखोगे फाइल में क्या क्या ऑप्शन। तो आप देख सकते हो एक्सेल है फाइल में ऑप्शन, CSV है। ओके, अगर आप देखोगे कि डेटाबेस में क्या क्या ऑप्शन है, तो जितने भी डेटाबेस हैं, SQL, MySQL, पोस्टग्रेस, वो सारे डेटाबेस के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। ओके, ऐसी एज्योर या ऑनलाइन सर्विसेज, तो ये सारे अलग अलग डेटा सोर्सेस है। अब जो भी आपका डेटा सोर्स है, जो भी आपकी कैटेगरी है, पहले आप वहाँ पे उस पर क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद सिलेक्ट कर सकते हो, या आप ऑल में से भी आपको सारे ऑप्शन है वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने केस में जो अभी डेटा सोर्स है वो क्या है, अपने केस में डेटा सोर्स है अभी CSV फाइल, सैंपल सुपर स्टोर। तो अगर मुझे इस डेटा को लाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, टैग CSV आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरी क्या लोकेशन, मेरी लोकेशन थी डी के अंदर डेटा एनालिसिस डेटा, एंड डेटा के अंदर दिस सैंपल सुपर स्टोर। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है बेसिकली, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, तीन ऑप्शन है और कैंसिल। तो मैं लोड पे क्लिक करूंगा तो सिंपली ये डेटा मेरा लोड होके यहाँ पे आपको डेटा सेट शो होने लगा। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो एक और पावर BI का दूसरा टैब खुलेगा। यहाँ पे बेसिकली मैं डेटा क्लीनिंग करूंगा, डेटा ट्रांसफॉर्म। तो वो चीज हम देखेंगे, दे आर डिफरेंट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जस्ट हमने डायरेक्ट लोड किया डेटा, हमको डेफिनेटली डेटा ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब डेटा ट्रांसफॉर्म करना होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे लोड कर दिया उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है ट्रांसफॉर्म। ओके, तो पहले हम लोड करते हैं फिर देखते हैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन कहाँ से रहता है। ओके, और अगर आपको कैंसिल करना है, आपने कोई गलत डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, कैंसिल कर दिया, आप दोबारा से कर सकते हैं। पर इस केस में हम जस्ट लोड करते हैं। ओके, अब आपका ये डेटा सेट लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे आपको डेटा लिखा हुआ है, यहाँ राइट हैंड साइड में आपका डेटा आ जाए। ठीक, ये डेटा सेट आपका राइट हैंड साइड में अपीयर हो जाएगा, ये अपीयर हो गया। अभी आपका एक बार डेटा सेट जब आ गया, तो मैंने आपसे बोला था आप बाद में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्म डेटा, आप जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे पावर BI के ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। ये आ गया आपके पास। सो देयर आर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस। अब डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें हम पहले, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, हम थोड़ा सा एक बार और दो दो चार मिनट उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड फाइल। सेकंड फाइल क्यों ली ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे कल के सेशन में। आज के लिए इतना इनफ है। एंड इस सेशन को कि मैं बेसिकली अगेन आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा मेरे चैनल पे। एंड आई रिक्वेस्ट गाइस कि आप जब भी वीडियो देखो तो प्लीज ट्राई टू कमेंट और लाइक, क्योंकि मैं आप ही के लिए वो वीडियो डाल रहा हूँ। एंड आप ही अगर उस पर नहीं करोगे तो मेरे चैनल की परफॉर्मेंस में इशू आएगा। ओके, एंड मतलब सिंस ये फ्री ट्रेनिंग है तो आप उसका लेवरेज लो, जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो टूल है ना, इसकी ट्रेनिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती मार्केट में। आपको 3-4 घंटे का तो कोई भी डैशबोर्ड बना के बता देगा, बट इंटरनल फंक्शनलिटी कोई ऐसा नहीं बताएगा। इवन कंपनीज में भी स्पेशली जो बंदे आते हैं वो भी बहुत हाई चार्जेस करते हैं। तो प्लीज
टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड। आप एक एक चीज समझो और प्रैक्टिकली खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम आप लोगों को उससे कुछ बेनिफिट हो, आप लोग सीख पाओ, तो आप लोग भी एफर्ट्स लगाओ एंड उसको उसकी प्रैक्टिस करो। ओके गाइस, तो अगेन मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। हम्म। हेलो गाइस, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। सर पाइवट और पावर क्वेरी में क्या डिफरेंस है सर? क्या? पावर पाइवट पिवट टेबल बोलते हैं ना सर, वो और पावर क्वेरी, उसमें क्या डिफरेंस है सर? यार जो पावर क्वेरी होता है ना, वो तो पूरा आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है उसके लिए यूज होता है, डेटा क्लीनिंग कर दिया है। तो ये जो है पार्ट, ये पावर क्वेरी का आप देख रहे हैं ना, ये पावर क्वेरी एडिटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और जो पावर पाइवोट होता है उसमें हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, बेसिकली मॉडल बनाते हैं, जिसमें आपको अभी मैंने ये जो दिखाया था ना, ये वाला व्यू, ये यहाँ पे ये मॉडल व्यू बनता है, तो इसको हम पावर पाइवोट बोलते हैं। ओके सर। ओके भाई, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? If no, then let's meet tomorrow, guys. Good night, everyone. गुड नाइट सर।